एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मिट्टी। भारत की जो मिट्टियाँ हैं अलग अलग, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें करीब में 70 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 70 प्लस में क्वेश्चन हैं इसमें। इससे पहले हमने भारत के जलवायु में मानसून के क्वेश्चंस, और उसके बाद से भारत के हिमालय, पश्चिमी घाट, उसके बाद भारत के अपवाह तंत्र जिसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण भारत की नदियाँ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी। भारत के लेक्स और जलप्रपात, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लिए हमने, जिसको आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। आज काली मिट्टी से सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते जाएंगे लेटराइट मिट्टी, बाकी मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं काली मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। काली मिट्टी किससे बनती है? ये बेसाल्ट लावा के अपेक्षा से बनती है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपेक्षा के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इसके बहुत सारे नाम हैं। चरनोजम मिट्टी, ट्रॉपिकल चरनोजम जिसको बोलते हैं, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ये सब इसी का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि रेगुर जिसका नाम क्या है? काली मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा का अपेक्षा के कारण से हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का ही नाम है, सी हो जाएगा दूसरा का। चरनोजम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र इत्यादि इलाकों में है, जहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है। यह है काली मिट्टी का क्षेत्र। अगर मैप से देखें, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के, झारखंड के सीमा के पास पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पाई जाती है। देख सकते हैं हम उसमें महाराष्ट्र पाई जाती है। काली कपास मिट्टी निम्न से किस नाम से जानी जाती है? तो काली कपास मिट्टी जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ट्रैप के रेगर मिट्टियाँ काली होती है, सही है ये तो। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, इसका आंसर सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगर या रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसीलिए खाद ज़्यादा यूज करना पड़ता है काली मिट्टी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त होती है? तो रेगुर मिट्टी ही सबसे उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा ह्यूमस नहीं पाया जाता, इसका आंसर सी हो जाएगा, सातवां का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पे चलते हैं। बस इससे पहले उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहा है। काली मिट्टी में तीव्र जलधारण की क्षमता पाई जाती है। जलधारण की बहुत अच्छी क्षमता होती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे खेत जोता गया है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला, हल्का और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थों, ह्यूमस की कमी होती है, एनपी की कमी होती है। अगले पे चलते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सही है। उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, गलत है। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य यानी कि स्वतः जुती हुई, कृष्य का मतलब तो स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी। 10वां क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मालवा पठार में। लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती हैं। निम्न से लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप के काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का थोड़ा सा भाग आता है इसमें मालवा का पठार। 13 नंबर है, इस मृदा की सिंचाई को कम आवश्यकता होती है। सिंचाई मतलब कम चाहिए, क्योंकि जल धारण क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में, क्योंकि ये नमी रोक कर रख सकती है। तो काली मिट्टी, इसका आंसर बी हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़, ये छोटा सा पाया जा रहा था, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमा पर, तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश हो जाएगा, ये मैप नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, सही है ये। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती, गलत। इसका आंसर डी हो जाएगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पर पाई जाती है, दक्षिण में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला कौन सा है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जब भी आए, टेम्परेचर हाई और वर्षा अधिक, अधिक वर्षा अधिक तापमान जहाँ होगा वहीं पर लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। देख लेते कहाँ पर पाई जाती भारत में। ये नॉर्थ ईस्ट में असम का कुछ भाग है, यहाँ पर ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें थोड़ा सा पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पाई जा रही है? ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। देखते हैं क्या है इसमें, क्वेश्चन इसके को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्न से कौन से कथन सही है? ये साधारणतया लाल रंग की होती है, सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, गलत। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोक की, काजू की अच्छी उपज होती है। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह या एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ने, कहवा, काजू आदि का कृषि किया जाता है। तो इसका पहला और चौथा सही था, पहला और चौथा। राजस्थान उत्तर प्रदेश वाला तो गलत ही था, मैंने गलती से इसको सही बोला था। इन मिट्टियों में टैपियोक और काजू की अच्छी कृषि होती है, वहीं पर पाया जाएगा ना जहाँ टेम्परेचर हाई होगा और वर्षा ज़्यादा होगी। तो राजस्थान में वर्षा ज़्यादा तो नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्रों की, उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता अधिक है। शुद्ध रोपित क्षेत्रों की, जहाँ पर कृषि की जाती है, निवल। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी कि लेटराइट प्रकार की है। हिंदी बहुत खराब दिया है, IAS 2006 का क्वेश्चन है। इसका सी है, मतलब ए तो सही है लेकिन आर गलत है। आंध्र प्रदेश की अधिकतर मिट्टी लेटराइट नहीं है। लेटराइट मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कुछ ही चीज़ें इस पर बहुत अच्छी उपज सकती है, जिनमें काजू एक है। काजू, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, ये सब उस पर अच्छी उपज सकती है। जिसमें कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी का भी उत्पादन अच्छी खासी होती है, और चाय का, लेटराइट मिट्टी पर। बाकी उर्वरक के प्रयोग से तो बहुत कुछ उगा सकते हैं हम इनमें। प्रश्न काल में बंगाल का शुद्ध रोपी क्षेत्र लगभग 60% था, जो कि आंध्र प्रदेश के 40% अधिक था। बंगाल का 60% ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि की जाती है मुख्य रूप से। और लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है, लैंचिंग से। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस कारण आर सही नहीं है। आंध्र प्रदेश के अधिकतम भाग पर लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, और जलोढ़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मिलती है इनमें से किस में? उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में नहीं, हिमाचल में नहीं, महाराष्ट्र मिलेगी, डी आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, कहाँ पर है? तो मालाबार तटीय प्रदेश है। मालाबार का तट किसको किसको बोलते हैं? कर्नाटक, केरल, इनके तट को मालाबार तट कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ये पूछा है, सही नहीं। वे आर्द्र अपक्षालित मिट्टियाँ प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, सही है ये तो। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ होती हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, डी, ये गलत है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से वैसे लेटराइट मिट्टी में सोचा है कि क्यों पाई जाती है ये पोषक तत्व कम है। अधिक वर्षा, वर्षा अधिक होती है उस क्षेत्र में पाई जाती है ना, तो वर्षा अधिक होगा तो क्या होगा, मिट्टी के जो पोषक पदार्थ है वो बह जाते हैं यहाँ से, या तो नीचे चले जाते हैं, वो ऊपर से बह जाते हैं, इसीलिए इसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर तो डी हो गया। तो ऊपर का छठा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है। तो लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा जो है इसमें आयरन की अधिकता के कारण ये अनउर्वर होता जा रहा है। उपर्युक्त मिट्टियों में केवल लेटराइट में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होती जाती रही है। अगला है दोमट और जलोढ़। ये कहाँ होती है, जहाँ नदियाँ आती हैं बह के, वहीं पर होती है ये। और देश का 33.5% भाग में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके क्वेश्चंस करते हैं। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्सों में पाई जाती है। 30% में पाई जाती है, ये तो पहला तो गलत ही हो गया। इस मिट्टी में फॉस्फेरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो यही सही है, बी आंसर है इसका। यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, बहुत उपजाऊ होती है ये तो। जलोढ़ मृदा में पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये गाद से निर्मित होता है, गाद। परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर भी खाद खूब यूज किया जाता है उत्तर के मैदानों में। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5% भाग पर लगभग इतना हेक्टेयर हजार में इस मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से, जो ये रेह वगैरह जो है, ये अम्लीय मिट्टी का नाम है। रेह, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से अम्लीय मिट्टी को जाना जाता है। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। वैसे भी सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ ही होती है। और मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है जलोढ़ में। तीसरा क्वेश्चन है बीपीएससी 2017 का, निम्न से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित नहीं होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों को छोड़े गए ग्वाद द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 40% भाग में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों के 2 उपवर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ या खादर, और प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है, बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है ये। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ के पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, जहां पहले तो बाढ़ आता था, अब नहीं आ रहा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी। वही जलोढ़ को कछारी भी मिट्टी भी बोला जाता है। कछारी मिट्टी या जलोढ़ सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 33.5% भाग में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सा मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टियाँ, ए हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर, अभी हमने पढ़ा। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और इन मिट्टियों का रंग पीला रक्ताभ भूरा होता है। बीपीएससी का नज़र इस पे गया तो ये पूछ सकता है, या स्टेट बीसीएस, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला रक्ताभ भूरा। निम्न से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट की, बलुई दोमट की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। कम पानी में भी बाढ़ आ सकता है। दोमट बलुई मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रबे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। बड़े रबे अगर होंगे तो जलधारण क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू का कण भी होता है। दुमटी मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, दोमट जो होती है उनके बारे में पूछ रहा है। और तो इसमें बालू भी होती है, चिकना कण भी होता है, पंसु कण भी होता है, तो सभी प्रकार के हो जाएंगे, डी हो जाएगा। दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका यानी कि किले के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। इसमें सब कुछ होता है, जो डी हो जाएगा। अगर आगे चलते हैं, मिट्टी विविध यानी कि मिट्टी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आए वो आ जाएंगे। इस मैप को ज़रा देख लेते एक बार। पर्वतीय मिट्टी देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये भाग पर्वतीय मिट्टी वाले हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये पूरा मैदान
गंगा ब्रह्मपुत्र इन सब का। लाल मिट्टी वाले क्षेत्र ये हो गए, ये हो गया लाल मिट्टी, ये हो गया लाल मिट्टी, ये पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट में भी है कुछ। काली मिट्टी वाले क्षेत्र, काली मिट्टी वाले क्षेत्र ये हो गए। लेटराइट मिट्टी, काली वाली जो बिल्कुल ब्लैक है वो काली लेटराइट मिट्टी का भाग है। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी ये रहा, बलुई मिट्टी ये वाला भाग है राजस्थान का पश्चिमी भाग। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पूछा है तो कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं। इन जिलों में मिट्टी के चूना कैल्शियम के लवण की आधारित क्षारीय लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? फसल पूछा है कौन सी? मटर। क्यों? नाइट्रोजन का संवर्धन होता है ना। इनके जड़ में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का संवर्धन मिट्टी में कर देते हैं। फली वाले जो भी होते हैं या दलहन तिलहन, उनमें नाइट्रोजन का संवर्धन आसानी से हो जाता है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, राइजोबियम के द्वारा, राइजोबियम जो होते हैं उनके द्वारा। तीसरा है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। क्यों? क्योंकि दलहन में आता है ना, दलहन तिलहन में आता है ना, तो जब भी हम उपजाएंगे तो हमें नाइट्रोजन खेत में कम डालने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी कि उसमें फेरिक ऑक्साइड अधिक होती है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों का विघटन एवं वियोजन से हुआ है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होती है। फेरिक ऑक्साइड है तो आयरन ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तो जस्ता। भारत के मृदाओं में जस्ता सबसे कम पाया जाता है। पाँचवें का डी हो जाएगा। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नहीं, ह्यूमस जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पाई जा सकती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं, तो ए गलत है, आर सही है, डी हो जाएगा। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है जबकि हिमालय के सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। इस प्रकार कथन एक गलत है जबकि कथन आर सही है। ह्यूमस होता है कि सारी गली पत्तियाँ इकट्ठी हो जाएं ज़मीन पर और वो सर के उसी में रह जाएं। वर्षा लेटराइट में जैसे कमी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो बह जाएगी वो। वर्षा भी वो उसके लिए सामान्य होना चाहिए और टेम्परेचर भी उच्च होना चाहिए। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है। कौन सा? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में जो हिमनद से पिघल के जो हिमानी आते हैं ऊपर से, उनसे जो मिट्टी बनती है कश्मीर में करेवा, उसी पर उपज होती है केसर की। जफरान खेती के लिए कश्मीर प्रसिद्ध है। जो करेवा के मिट्टी वो दूर में उपजाई जाती है, यहाँ ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। आठवां है, पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों की सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका और वो बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है ये, मृतिका का व्यास। अब व्यास पूछ लिया है बालू के कण का। तो विविध में ये थे क्वेश्चन। अम्लीय और क्षारीय मृदा पे अब चलते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी खूब पूछता है। पहला क्वेश्चन है कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। ऊसर मिट्टी के संबंध में पूछा है। ऊसर मिट्टी, चूने का प्रयोग करके इसको सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऊसर मिट्टी के बारे में पूछा है। ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढेंचा जो होता है, ढेंचा के हरी खाद का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान के प्रजाति जैसे नरेंद्र संकल, ऊसर धान 1, धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का उपयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है। अम्लीय मिट्टी का जब हम उपचार करते हैं जो उसमें हम चूने का प्रयोग करते हैं, अम्लीय मिट्टी के उपचार में हम ऊसर का प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मिट्टी के उपचार में चूना का प्रयोग करता है, अतः विकल्प बी सही होगा। पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7, 6 से 7 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान का अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। ये तो पता है हमें कि पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सामान्य फसलें उगाने के लिए पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो तो चल जाएगा। तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए तेजाब नहीं होता, अम्लीय होता है। तेजाब मिट्टी थोड़ी ना होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? लाइम। लाइम का उपयोग करते हैं चूना का। तेजाबी एसिडिक मिट्टी की बात कर रहा है ये। कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम सामान्यतः चूना का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी की अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर यह फसलों के लिए खेती के लिए उपयुक्त नहीं हो पाती है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। जब खारापन या क्षारीयता आ जाए तो उसमें जिप्सम मिट्टी मिलाने पर वे मिट्टी का उपचार हो कर सकते हैं। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसे खारेपन हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का। साथ ही चूने लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या के दीर्घकालिक हल में किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा जिप्सम, खारेपन का मतलब लवणता ही तो होता है। ऊपर खारेपन लिखा था, नीचे लवणता लिख दिया है। और अगला है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षारीय प्रदेश है। और ये प्रश्न काल के समय की बात कर रहा है, जो भी हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2016 के अनुसार आंकड़ा दिया है कुछ, रोज को पढ़ लेते हैं। 2016 के अनुसार वर्ष 2011 से 13 में लवणीयता से प्रभावित राज्यों में गुजरात इतना हेक्टेयर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इतना था। ये संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इसके अनुसार लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात है। लवणीयता से सबसे ज़्यादा प्रभावित गुजरात है। क्वेश्चन में क्षारीयता पूछा था। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में। मृदा में नमक की मात्रा अधिक है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात। 8वां का सी रिपीटेड क्वेश्चन। 9वां है मृदा के लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। और सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ये पूछा है इसने कि जो कृषि भूमि पर लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। या कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है, मतलब पानी उसमें नीचे नहीं जा पड़ता, अपरागम्य बना देता है। उस मिट्टी में पानी नीचे नहीं जा पाएगा, उसकी जलधारण क्षमता खत्म कर देगा धीरे धीरे। इसका आंसर बी होगा, या कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं। 10वां है निम्न से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो अभी हमने पढ़ा अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। चाय बागान के लिए गहरी अम्लीय अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए चाय ढलानों पर होती है ताकि जल की निकास अच्छी रहे। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। मृदा अपर्दन एवं सुधार, अब इससे क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन की समस्या सबसे गंभीर है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पास बी आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि शिवालिक सबसे नवीन पहाड़ी है। हिमालय में अलग अलग श्रेणियाँ, जिसमें शिवालिक श्रेणियाँ सबसे नवीन है, इसलिए इसकी मिट्टी बिल्कुल नई है और स्लोप के कारण वो मिट्टी मृदा अपर्दन का सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। गिर जाती है मिट्टी, मिट्टी का कटाव हो जाता है, नदियाँ काट देती हैं। चंबल यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं अभी मृदा अपर्दन से? चंबल और यमुना भूमियों का उत्खात क्षेत्र जो है
पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र मालवा का पठार के अंतर्गत, महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र जो हैं, सूखे हुए क्षेत्र, वो मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी, इनमें से चंबल घाटी। तीसरा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो मुरैना, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, मुरैना। मध्य प्रदेश चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों का अधिकांश भूमि बीहर और बंजर हो गई है। बीहर सुना ही होगा। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से क्या है? अवनालिकाएं। अवनालिकाएं जो है उन्हीं के कारण चंबल में खोह बन जाता है, खोह गड्ढे का निर्माण हो जाता है, अवनालिका अपरदन। पांचवा, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। मृदा अपरदन की अलग अलग प्रक्रिया होती है, उन्हीं में से क्रम में लगाना है हमें। इसका आंसर ए दिया है, अस्फाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रील अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन। अस्फाल, परत, रील और अवनालिका अपरदन। इसको पढ़ लेते हैं। अस्फाल अपरदन, वर्षा की बूंदें मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को अस्फाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन कहा जाता है। परत अपरदन क्या होता है? जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। और रील अपरदन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती है। रील जब बड़ी हो जाएगी तो अवनालिका हो जाएगा। धार चैनल अपरदन, जब जल एक मोटी धार के रूप में प्रवाहित होने लगती है और चैनल को तब तक अपरदित करती है जब तक वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो सोघर्म, सोघर्म का पौधा उगाने से। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोघर्म यानी कि ज्वार, ज्वार जो होता है, किसी अन्य फसल की तुलना में मृदा अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। प्रसंगत फसलों में क्लोवर से सबसे कम मृदा भूमि अपरदन होता है। सबसे अधिक मृदा अपरदन कौन करता है? ये ज्वार, और सबसे कम क्लोवर। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधन। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे मिट्टी की उर्वरता, बीज संशोधन से तो बीज अच्छे बना सकते हैं ना। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वर शक्ति बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का भी तो संवर्धन करना हमें, इसीलिए फसल बदल बदल के लगाया जाता है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों विचार कीजिए। सस्य वर्तन यानी कि फसलों का हेराफेर, उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है? ये पूछा है। तो पहला तो सही है। बालू की बार, वेदिका निर्माण, वायुरोध, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। ये मृदा अपरदन को रोकती हैं। अगला है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो इसका आंसर दिया है वनोन्मूलन से संबंधित है। वेदिका कृषि से नहीं होती। वेदिका कृषि कहाँ होती है? पहाड़ों, उष्णकटिबंधीय जलवायु से भी नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? वनोरोपण द्वारा। वन लगा के मृदा अपरदन रोक सकते हैं। बीपीएससी क्वेश्चन था ये। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोरोपण के द्वारा, सी हो जाएगा इसका। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। तो 28 मिनट का वीडियो हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब बाकी क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।